नमस्कार, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा दोपहर का भोजन, और इस कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। हमारे पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह कहानी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। आज के इस वीडियो में हम इस कहानी का अध्ययन तो करेंगे ही, इस कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता का अध्ययन करेंगे। कहानीकार अमरकांत की जीवन परिचय, उनके जीवन वृत्त या उनके कृतित्व अर्थात दोनों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। कहानी का जो सारांश है और कहानी का उद्देश्य है, इन सभी का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। दोपहर का भोजन, सर्वप्रथम इस कहानी के जो रचयिता हैं अमरकांत, उनका जीवन परिचय। लेखक अमरकांत जी का जन्म जुलाई सन 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया के भागलपुर नगरा नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम श्रीराम वर्मा था। इनका कृतित्व संसार इस प्रकार से है। इनके कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जौं, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। उपन्यास, इनके उपन्यास हैं सूखा पत्ता, पराई डाली अंडाल का पंछी, सुखजीवी, बीच की दीवार, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से आदि। अमरकांत जी के साहित्य संसार की विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। इनके काव्य में चित्रात्मकता देखने को मिलती है। भाषा शैली, इन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में बोलचाल की सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। प्रसंग व पात्रानुसार आंचलिक मुहावरों तथा शब्दों के प्रयोग से भाषा रोचक व जीवंत बन गई है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी व देशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। वर्णनात्मक शैली को प्रभावी बनाने के लिए संवादों का यदाकदा प्रयोग भी मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास भाषा शैली से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इनकी भाषा शैली क्या है, सरल सहज है, मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग मिलता है, और संवाद योजना का प्रयोग भी इनके साहित्य में मिलता है। अब है कहानी का सारांश इस प्रकार से है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते हुए एक निम्न मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सदस्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। जैसा कि हर उस परिवार के साथ यह घटना घटित हो सकती है जिसका घर का मुखिया बेरोजगार हो जाए, तो उस परिवार के सामने आर्थिक स्थिति खड़ी हो जाती है। उसी कहानी को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी, जो कि इस कहानी की नायिका है, संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करती है। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र, उसके पश्चात 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन, और उसके बाद है 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। तो इस प्रकार से इस कहानी की पात्र योजना कह सकते हैं कि नायक हैं मुंशी जी, नायिका है सिद्धेश्वरी, और 3 पुत्र हैं रामचंद्र, मंझला बेटा मोहन और छोटा बेटा प्रमोद। रामचंद्र, जो कि एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है, अर्थात बेरोजगार है। मोहन हाई स्कूल में अभी पढ़ रहा है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। और सिद्धेश्वरी, जो कि इस पाठ का जीवंत पात्र है, सब कह सकते हैं कि सबसे मजबूत पात्र है, जिसने सारे परिवार को एकजुट एक सूत्र में बांधा हुआ है। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींचे जा रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी
लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही वह स्वयं कष्टों में जीती रहे। जैसा कि इस कहानी का जब हम शीर्षक का अध्ययन करेंगे तब हमारे सामने यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बतलाकर उनकी बातों को छुपाती है ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो। यह सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वह सभी कुछ न कुछ बहाना करके आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से भी झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र अपने पिता को देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद पर उनकी छटनी हो चुकी है और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराती है। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानती हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी अन्य की संबंध बातें करते हैं। कह सकते हैं अन्य विषयों पर बातें करते हैं, जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, मक्खियाँ बहुत हो रही हैं, फूफा जी की बीमारी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है। उन्हें पता है कि यह बातें सिर्फ मन बहलाने के लिए है, अपनी परिस्थिति को भूलने के लिए है। फिर भी यह सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। यह सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी तथा अभाव से बचना चाहते हैं तथा अपने दुख को कम करना चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह परिवार के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्तता, संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती हैं। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी स्वयं भोजन करने बैठती हैं तथा उसके पश्चात जो वह स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल आती है, जरा सी चने की तरकारी और मात्र एक रोटी। तभी उसे याद आता है कि सबसे छोटा बेटा प्रमोद, उसने तो अभी तक भोजन नहीं किया। तो वह अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। और पहला ही निवाला खाते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो उसकी विवशता को दर्शाते हैं कि कितनी उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कि वह अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकती। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी शहरी मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें नौकरी चले जाने के बाद की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यह पाठ लेखक अमरकांत द्वारा लिखा गया है। इन्होंने साहित्य सृजन में मध्यम वर्गीय जीवन को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाने का प्रयत्न किया है। एक स्त्री की भूमिका तथा उसमें परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के मानसिक स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्रण है। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में खाने के लिए पूरा भोजन तक भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी का जो घटनाक्रम है दोपहर के भोजन के समय ही घटित होता है। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वह दोपहर का भोजन रखा गया है। और मैंने पहले कहा था कि सिद्धेश्वरी किस प्रकार से जीवंत पात्र है, किस प्रकार से वह परिवार को बांधे रखती है। तो दोपहर के भोजन के समय भोजन न होते हुए भी वह एक दूसरे की झूठी तारीफ करती है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बुलाने में उन सभी का साथ देती है, परिवार को एक सूत्र में बांधे हुई है। तो इस प्रकार से यह जो पूरा कह सकते हैं कहानी का शीर्षक है वह दोपहर के भोजन पर आधारित है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन रखा गया है, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। घर के मुखिया के बेरोजगार हो जाने पर परिवार को किस प्रकार एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन सब का इस कहानी में बड़ा ही मार्मिक चित्रण लेखक अमरकांत द्वारा किया गया है। दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं।
परिवार की स्थिति और अपने संघर्ष को अंतर से व्यक्त कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में इस प्रकार से हमने कहानी का शीर्षक, इसका सारांश, इसका उद्देश्य और लेखक परिचय, इन सभी का अध्ययन किया। धन्यवाद।